इस वीडियो से पहले की वीडियोस को देख के हमें पहले पता चल चुका है कि कैसे नोकिया की शुरुआत एक छोटी पेपर मिल से होती है और कैसे कई वोकल लीडरशिप के हाथों से गुजरते हुए और कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के बाद वह आखिरकार मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में सबका माई बाप बन बैठ जाता है। लेकिन ठीक डीजे खालिद की तरह नोकिया आल्सो सफर्स फ्रॉम इट्स सक्सेस। अपने पीक टाइम में नोकिया बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। एज ए रिजल्ट नोकिया ने अपने अंदर एक सोवियत स्टाइल ब्यूरोक्रेसी डेवलप कर ली थी। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि नोकिया का मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ही बेकार हो चुका था और जैसे ही स्टीव जॉब्स ने 9 जनवरी 2007 को दुनिया का पहला आईफोन पेश किया, नोकिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था और लगे हाथ 2008 की मंदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यह कहना कि नोकिया ने इससे बचने की कोशिश ही नहीं की बहुत ही गलत होगा। तो सवाल तो बनता है कि नोकिया ने क्या क्या हथकंडे अपनाए। लेट्स फाइंड आउट। हाय, मेरा नाम है डीजे और आप देख रहे हैं गेट जिला। Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. हमें तो पहले से ही पता है कि कैसे नोकिया का सिगमेंट प्लेटफॉर्म यूरोप और एशिया में धमाल मचा के बैठा था। लेकिन जैसे ही आईओएस और एंड्रॉइड बाजार में धमकी नोकिया की, ये गान फट गया। अब इन दोनों का मुकाबला करने के लिए नोकिया को सिम्बियन से हटके एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की सख्त जरूरत थी। लेकिन इस कहानी का जीरो सिर्फ नोकिया ही नहीं था। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट ने इंटेल के एटम प्रोसेसर के लिए विंडोज 7 का सपोर्ट बंद कर दिया। एज ए रिजल्ट इंटेल को भी अब एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी जो कि एटम प्रोसेसर को सपोर्ट करे। और इस तरह नोकिया और इंटेल ने आपस में मिलकर मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबलिन और मेमो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टमों के सोर्स कोड को यूज करके बनाया गया। जहां मोबलिन इंटेल का फिडोरा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि मेमो नोकिया का डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। उस समय नोकिया के लिए मीगो का पर्पज एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में था। लेकिन मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड गेम सिर्फ एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बने रहना नहीं था। मीगो असल में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद मोबाइल डिवाइसेस, आईटी डिवाइसेस, नेटबुक, एंट्री लेवल डेस्कटॉप, टैबलेट कंप्यूटर, इन व्हीकल इंफोटेनमेंट डिवाइस और स्मार्ट टीवी जैसे हार्डवेयर प्लेटफॉर्मों के लिए एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उभर कर आना चाहता था। जी हाँ, आज हम जिस इकोसिस्टम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, मीगो ने तभी से इसका खाका बना लिया था। फरवरी 2010 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इंटेल और नोकिया दोनों मिलकर मीगो T1 की अनाउंसमेंट करते हैं। पर जैसा कि हमें नोकिया के मैनेजमेंट के बारे में पहले से पता चल चुका है, मेरा गर्व तो होना ही था, क्योंकि नोकिया ने मीगो को प्रायोरिटी रखने और सिम्बियन को बाहर कर आशा दिखाने के बजाय मीगो और सिम्बियन को सेम प्रायोरिटी में रखा। एज ए रिजल्ट कंपनी में रिसोर्सेज दो भाग में बढ़ गए और मीगो और सिम्बियन की टीमें आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करने के बजाय एक दूसरे से कम्पीट करने लगे। इन दी एंड फरवरी 2011 में नोकिया ने मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम को डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नोकिया के बिगड़ते हालत ने नोकिया के निवेशकों को अपने नाखून चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। एज ए रिजल्ट ये दावा किया जाता है कि नोकिया के निवेशकों ने नोकिया पर भारी दबाव डाला ताकि नोकिया कंपनी के बोर्ड में किसी भारी व्यक्ति को लाया जाए जो कि नोकिया की डूबती नींव के किनारे लगाए। और इस तरह 10 सितंबर 2010 को ओली-पेक्का क्लाउसवो को सीईओ के पद से हटा दिया गया और एक नए व्यक्ति को नोकिया के सीईओ के पद पर बिठाया गया, जो कि नोकिया के इतिहास में सबसे पहला गैर फिनिश सीईओ था। निवेशकों में काफी उत्साह था और उन्हें लगा कि बदलाव आने वाला है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्टीफन इलोफ था। His smile was one of those rare smiles that you may come across 4 or 5 times in life. और इलोफ ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। उसने कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, मैनेजमेंट और लीडरशिप को दुरुस्त किया और नोकिया को गड्ढे से बाहर निकाला और इन दी एंड एंड्रॉइड और आईओएस को उसकी औकात याद दिला दी। ओ बॉय, आर दे लो। आइए अब जरा स्टीफन इलोफ को करीब से जान लेते हैं। एक कनाडाई व्यवसायी जिसका जन्म 31 दिसंबर 1963 को लैंकेस्टर, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। इलोफ के दादा वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान वायरलेस ऑपरेटर थे और एक बड़ी वजह थे इलोफ की टेक्नोलॉजी में रुचि की। बाद में इलोफ ने हैमिल्टन, ओंटारियो के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की स्टडी की। इसी दौरान इलोफ ने कैंपस के नए कंप्यूटर सिस्टम VAX11 780 के लिए यूजर मैनुअल लिखा, जिसे ऑरेंज बुक कहा गया। इसके अलावा कनाडा के पहले कंप्यूटर नेटवर्क में से एक को बनाने के लिए इलोफ ने परिसर के चारों ओर 22 किलोमीटर ईथरनेट केबल बिछाने में भी मदद की। 1986 में उन्होंने स्नातक की डिग्री पूरी की और वे मार्केट को कूद पड़े। 2007 के अंत में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद स्टीव बाल्मर थे। Ladies and gentlemen, Steve Ballmer!
संपर्क किया। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के बाद इलॉप ने जो परफॉर्मेंस दिखाई और माइक्रोसॉफ्ट को सफलताओं की जिन ऊंचाई तक पहुंचाया, उसकी वजह से उसे एजेंट ऑफ चेंज के रूप में जाना जाने लगा। यही वजह था कि इलॉप को नोकिया के सीईओ की जॉब दी गई। इलॉप का सीईओ का कार्यकाल शुरू होने के कुछ समय बाद ही नोकिया के बोर्ड ने उसे कंपनी की मोबाइल फोन स्ट्रेटेजी को बदलने की हरी झंडी दे दी और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना भी शामिल था। एक बार जब इलॉप के पास नोकिया की मजबूत कमान आ गई, 11 फरवरी 2011 को नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी की घोषणा की। एंड जस्ट लाइक दैट, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ मीगो भी इतिहास बन के रह गया और यह पार्टनरशिप भी गजब बेइज्जती थी, क्योंकि इसके मुताबिक नोकिया अपने स्मार्टफोन पर विंडोज फोन 7 को प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अपनाएगा, अपनी सेवाओं और प्लेटफॉर्मों को इसके साथ जोड़ेगा, बिंग डिफॉल्ट सर्च इंजन रहेगा और नोकिया मैप्स के डाटा का बिंग मैप्स में एकीकरण होगा। मजेदार बात तो यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप की घोषणा के बाद ही नोकिया के मार्केट शेयर गिरने लगे। 2011 की दूसरी तिमाही में नोकिया ने बड़ा घाटा दर्ज किया। नोकिया का पहला विंडोज फ्लैगशिप फोन लूमिया 800 था, जो नवंबर 2011 में लॉन्च हुआ, लेकिन ये ज्यादा चल नहीं पाया। 2012 में भी लूमिया सीरीज के लॉन्च हुए फोन कुछ खास नहीं कर पाए और नोकिया तिमाही दर तिमाही भारी घाटा दर्ज करने लगा। 2012 के मध्य तक आते आते कंपनी के शेयर $2 तक गिर गए थे। सीईओ इलॉप ने लागत को कम करने के लिए वर्ष के अंत तक 10,000 कर्मचारियों को हटाने और सालों प्लांट को बंद करने की घोषणा की। एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। सितंबर 2012 में लूमिया 920 की घोषणा की गई, जिसने कुछ उम्मीद जगाई। वही नोकिया की आशा सीरीज डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ा परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन नोकिया को बचाने के लिए ये सब काफी नहीं था। और वहीं जब मार्च 2013 में एक इंटरव्यू में इलॉप से फोनों के लॉन्च में देरी के बारे में पूछा गया। I saw a picture yesterday in some newspaper about Lumia 928. What kind of phone is that? I don't know because we haven't announced the You Lumia know, 928. of course you know. When are you announcing that? So one thing that I'm pleased to say is today, on Thursday, Answer the question. as When this are show you airs, no, when are you well, I'm making an announcement right here today on your show Yeah, but because when- we're introducing Yeah. the Lumia 620 in Yeah. Finland. It's coming to Finland. It's a beautiful device Yeah, okay. that is making its appearance in Yeah. Finland for the first time as this show airs. Okay. But as for future products, 928, when is it coming out? I'll say a couple things about future products. I can do one thing. I have an iPhone. Oh, how embarrassing! I don't want to have an iPhone. I want to Look, I want to I have can take care of that for you Yeah. right here. There you go. I want to have a Nokia. इन दी एंड 2 सितंबर 2013 में नोकिया ने अपने मोबाइल और डिवाइस डिवीजन को माइक्रोसॉफ्ट को बेचने की घोषणा की और ये सौदा माइक्रोसॉफ्ट को उस समय 5.4 बिलियन यूरो या फिर $7 बिलियन से ज्यादा की चपत लगा बैठा। और ये चपत क्यों कहलाई जाती है, ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इससे पहले आओ जरा कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। स्टीफन इलॉप माइक्रोसॉफ्ट से निकलकर नोकिया में शामिल हुआ और जब नोकिया स्मार्टफोन के लिए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चुनने की बारी आई तो उसने एंड्रॉइड को छोड़ विंडोज को चुना। इतना ही नहीं, स्टीफन इलॉप ने माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया के बीच पार्टनरशिप तो करवाई। इन दी एंड नोकिया को लगे हाथ माइक्रोसॉफ्ट को बेच भी दिया। Coincidence? I think not. इस वजह से लोगों के बीच यह अफवाह फैलने लगी कि स्टीफन इलॉप स्टीव बॉलमर के द्वारा भेजा गया एक बोल है जिसका काम नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट के अंडर लाना था। और जब नोकिया के कई कर्मचारियों ने इस बात पर हामी भरी तो फिर तो कहना ही क्या था। हालांकि इस बात का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अपने टेन्योर में इलॉप ने नोकिया का वो बुरा हाल किया कि नोकिया में उसके आने के दौरान कंपनी की वैल्यू 29.5 बिलियन यूरो थी, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट से मिलने की घोषणा की गई तब नोकिया की वैल्यू 11.1 बिलियन यूरो ही रह गई। बिल गेट्स और सत्या नडेला तो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन Ladies and gentlemen, I have a plan! Now, if this global reinvention is to work, there might be a few competitors that are unfortunately eliminated! Oopsie! Oh, behave. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के अधिग्रहण की वजह से $7.6 बिलियन राइट ऑफ किए और 7,800 कर्मचारियों की छटनी भी की। अल्टीमेटली 2016 में माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ने अपने फीचर फोन कारोबार को फिनिश HMD ग्लोबल और FIH मोबाइल को बेचने की घोषणा की। क्या तुम्हें पता है ये बिक्री कितने में भी? मात्र $350 मिलियन US। इन दी एंड 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आप को स्मार्टफोन के क्षेत्र से अलग कर दिया, लेकिन जहां माइक्रोसॉफ्ट के लिए इस कहानी का अंत हो गया था, नोकिया के लिए अब एक नई कहानी की शुरुआत हुई।
If you like this video, please give it a thumbs up. If you don't like it, press dislike. Share this video, subscribe to my YouTube channel and follow me on other social media. If you are interested in more topics, then take a look on my other channels and related social media. For more information, check description. Peace.